नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिसार के बाल सुधार गृह में बड़ी वारदात सामने आई है। सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर 17 बाल कैदी फरार हो गए हैं। मुख्य गेट की चाबी छीनकर ताला खोलकर भाग गए हैं। हत्या सहित कई संगीन आरोपों में बंद थे सभी बाल कैदियों की तलाश के लिए 15 टीमों का गठन कर दिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में लगाए गए। इसके साथ ही 7 लगते राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस साल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल सुधार गृह से बड़ी वारदात सामने आई है। सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर 17 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहां से बाल कैदी फरार हुए हैं। मुख्य गेट की चाबी छीनकर ताला खोलकर भाग गए हैं। हत्या सहित कई संगीन आरोपों में ये बंद थे। बाल कैदियों की तलाश के लिए 15 टीमों का गठन कर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी भी ऐसे झगड़ा करके कैदी और अपने मुलाजमों के चोट वगैरह मार के ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए। तो हम मौके पे आए और हमने अपनी टीमें सारी लगा दी थी सर्चिंग के लिए। बाद में हमें जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि भी हमारे काउंटिंग करके भी 17 हमारे बाल कैदी यहाँ से फरार हो गए। सर, ये कितने बजे की घटना है? क्या क्या मुकदमे हैं उन बच्चों के खिलाफ? ये करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे की है। तो अभी रिकॉर्ड वगैरह ले रहे हैं जो कुछ मर्डर केस और इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कैदी ने घटना को अंजाम किस प्रकार से दिया था? बस उन्होंने जैसे ये शाम को ये बता रहे हैं कि हमारा 4 से 6 बजे उनको ओपन का है और खाने का जो टाइम होता है उनको बंद करवा रहे थे। जब उनकी चेकिंग कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने अपने प्री प्लान होकर के इन पे अटैक कर दिया। मुलाजिम कितने घायल हैं सर? इसमें 3 मुलाजिम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संदीप, इतनी बड़ी संख्या में बाल कैदी यहाँ से फरार हुए हैं, क्या कहना है बाल सुधार गृह का? जी, अभी बाल सुधार गृह द्वारा जो मुलाजिम वहाँ तैनात थे उनको भी चोटें लगी है। 3 इस मामले में जख्मी हुए हैं। उनका उपचार नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो बाहर जो सुरक्षा थी, पहले भी इस तरह की घटनाएं इस सुधार गृह से हो चुकी हैं। 2017 में भी यहाँ से 6 बाल बंदी फरार हुए थे। और इस मामले में अभी जो हिसार के एसपी है उन्होंने 15 टीम गठित कर दी है डीएसपी के नेतृत्व में। पूरी रात सर्च अभियान चला है और उनकी तलाश जारी थी। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस तैनात की गई है और अन्य जो जैसे हिसार से राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, वहां भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी बाल बंदी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी किसी को भी जो है हिरासत में नहीं लिया गया है। बड़ी बात यह है कि 17 कैदी यहाँ से फरार हुए हैं, बाल कैदी ये हैं और बकायदा यहाँ पर हमला किया गया है। उसके बाद चाबी छीनी गई है। उसके बाद यहाँ से 17 के 17 बाल कैदी फरार हुए हैं। इसके साथ ही 7 लगते राज्यों के साथ अब पुलिस ने संपर्क साधा है। 17 के 17 की तलाश शुरू कर दी गई है। और अगली खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा पर हमला हुआ है। अश्विनी शर्मा की गाड़ी बुरी तरह से तोड़ी गई है। टांडा में अज्ञात लोगों ने ये ईंटों और डंडों से हमला किया है। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास ये पूरा हमला किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने अश्विनी शर्मा को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया है। दसूहा के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जालंधर से वापस पठानकोट जा रहे थे। इसी दौरान अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर हमला हुआ है। चोलांग टोल पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान प्रदर्शनकारी। किसानों ने हमले की बात से इनकार किया है। किसानों ने ही असामाजिक तत्वों ने यह हमला किया है। अश्विनी शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों के आंदोलन को यहाँ पर बदनाम करने की साजिश रखी जा रही है। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अश्विनी शर्मा पर हमला हुआ है। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर हमला हुआ है। ईंटों और डंडों से यह हमला किया गया है। टांडा में अज्ञात लोगों ने हमला किया है। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास ये हमला किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने अश्विनी शर्मा को इस दौरान यहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दसूहा के पुलिस थाने में अश्विनी शर्मा की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है।
जालंधर से वापस पठानकोट जा रहे थे और उसी दौरान अश्वनी शर्मा पर यह हमला किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ अश्वनी शर्मा की गाड़ी पर हमला किया है, जिसके दौरान यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने अश्वनी शर्मा को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा की गाड़ी पर हमला हुआ है। जालंधर से वापस पठानकोट जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। जिथे भी धरना लगदा उत्थे पुलिस का इंतजाम रहिंदा है कि मुंडे उस धरने दे अंदर कोई पुलिस का बंदा नहीं सी। मानो रात को 10 लोग बंदे आ 20 लोग बंदे आ उन्हां दी सुरक्षा लई भावें बैठे दे होण, उत्थे कोई बंदा नहीं है। ये तो गनमैन सी नाल कि ये तरीके नाल निकल के आ गए आपां, लेकिन यह जिहड़ा मामला है बड़ा गंभीर है और किसान वीरां नाल अपना पूरी हमदर्दी है, गुनाह दे कोई नहीं है। मैं उन्होंने भी कहना कि इन्हां शरारती लोगों को बचो। ये तुहानू और पंजाब दे अमन नू भंग करने वाले लोग, पंजाब ने जिहड़ा ये कारणा हरकत की है, ये नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा के ऊपर टांडा चुलांग टोल प्लाजे के ऊपर, जहां पर पिछले 5 दिन से लगातार दुआबा किसान कमेटी संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए यहां पे धरना लगाया गया था। आज जब पंजाब प्रधान यहां से गुजर रहे थे तो धरने के दौरान यहां पे हिंसक रूप हो गया। पंजाब प्रधान का कहना है कि हिंसक रूप में किसानों के अलावा कुछ पार्टियों के गुंडा तत्व मौजूद थे जिन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ दी और उन पर कातलाना हमला किया गया। हमारे पास एक्सक्लूसिवली इस किसान धरने को चला रहे, उनकी अगुवाई कर रहे दुआबा किसान कमेटी के प्रधान जहांगीर सिंह मौजूद है। उनको से जानना चाह के आखिर ये धरना और ये प्रदर्शन उग्र रूप कैसे धारण कर गया और क्या ऐसे हालात रहे कि पंजाब प्रधान की गाड़ी तोड़ दी गई। तो पिछले कई दिनों से ये धरना जो चलाने में चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। पूरे पंजाब में कोई भी धरने में ऐसा नहीं हुआ। ये जो आज हिंसा का रूप धारण किया हुआ है, जब मैं जहाँ पर पहुँचा तो कुछ शरारती लोग जो पीछे गाड़ी लगा के आ रहे थे प्रधान जी के पीछे, और वो आके उन्होंने जहाँ पर हिंसा भड़काई। और हमारे किसानों को क्या पता कि कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, ऐसी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। और पीछे से आ रही सी गाड़ी उन लोगों ने आके जहाँ पर भड़काया और भड़काकर गाड़ी रोकी और उस पर हमला कर दिया। कई लोग नहीं चाहते कि ये जरा किसान आंदोलन है वो शांत नहीं चले, और इसमें सियासत हो रही है और किसान आंदोलन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह के आप देख सकते हो कि किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये महज एक संयोजित ढंग के साथ ये सारे के सारे हिंसक रूप जो है वो इख्तियार किया गया। किसानों द्वारा 5 दिन से लगातार पुरअमन ढंग से यहाँ पे उनका कहना है कि धरना चल रहा था। आज जब ये घटना हुई है तो उस घटना के साथ किसानों का कोई भी दूर नजदीक का वास्ता नहीं है और ना ही उनके ऊपर किसानों ने किसी तरह का हमला किया है। न्यूज़ 18 के लिए टांडा से। और पंजाब बीजेपी प्रधान पर हमला हुआ है और तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब बीजेपी ने इस पर आपात बैठक बुलाई है। इरादे कत्ल का केस दर्ज कराने की मांग की गई है। कांग्रेस पर आरोप लगाया, हमला करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। किसानों के धरने की आड़ में ये हमला किया गया है। बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उनके धरने को बदनाम किया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का। पंजाब बीजेपी प्रधान के हमले पर सियासत तेज हो गई है और इसका जो आरोप है हमले का वो अब जो है लगाया जा रहा है। पंजाब बीजेपी ने आज आपात बैठक भी बुलाई है। इरादे कत्ल का केस दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस पर ये हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों के धरने की आड़ में हमला किया गया है। बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है जिसमें किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये कहना है बीजेपी का। पंजाब बीजेपी प्रधान पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो है हमला करने का आरोप कांग्रेस पर अब बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा ते जड़ा कातलाना हमला जलंधर तो दसूहा जांदियां होया है, एक कठोर ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र की आवाज़ नूं बंद करने का प्रयास है। यह हमला किसानां दे शांतिमय अंदोलन नूं बदनाम करने का यूथ कांग्रेस और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का षड्यंत्र है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैप्टन साहब नूं लगता होगा यूथ कांग्रेस के लोग जिस तरह बीजेपी के दफ्तरां ते लगातार
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਨੀतिक रोटियां सेकन दा। बीजेपी के आरोपों पर सीएम कैप्टन का जवाब सामने आया। हमले कांग्रेस का हाथ होने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। बीजेपी नेताओं के बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, सियासत से प्रेरित है और इस तरह के आरोप लगाना बीजेपी बंद कर दे। पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैप्टन का ये कहना है प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं है। दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। बीजेपी ने हमले का आरोप कांग्रेस पर लगाया है, जिसके बाद सीएम ने जवाब दिया है हमले में कांग्रेस का हाथ होने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी नेताओं के बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। सियासत से प्रेरित आरोप लगाना अब बीजेपी बंद करे। पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये कहना है सीएम का। प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत भी किसी को नहीं है। तो केंद्र से बातचीत पर आज साफ हो जाएगी तस्वीर। चंडीगढ़ में 30 किसान संगठन बैठक करेंगे। केंद्र सरकार के न्योते पर फैसला लेंगे किसान संगठन। 2 संगठन पहले ही कबूल कर चुके हैं न्योता। केंद्र से बातचीत को तैयार है। उगराहा और डकौंदा किसान मजदूर संघर्ष समिति इस न्योते को ठुकरा चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 29 किसान संगठनों को बैठक के लिए बुलाया है। कल दिल्ली में प्रस्तावित है दोनों पक्षों की बैठक। लगातार आप देख सकते हैं कि किसान संगठनों की तरफ से कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसान संगठनों को न्योता दिया है। चंडीगढ़ में 30 किसान संगठन अब इस पर बैठक करेंगे और उसके बाद ही इसकी तस्वीर साफ होगी कि किसान संगठन बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे या फिर नहीं। केंद्र सरकार के न्योते पर आज तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। 2 संगठन पहले ही कबूल कर चुके हैं न्योता। रोहित बंसल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कुछ किसान संगठन न्योता स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ की तस्वीर जो है वो साफ होना बाकी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल कुसुम, आज जो पंजाब की 30 किसान जथेबंदियां हैं वो एक मीटिंग करने जा रही हैं। बेसिकली इस मीटिंग में जब तक पूरी सहमति नहीं हो पाती तब तक ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि केंद्र के साथ मुलाकात होगी या नहीं होगी। पहले भी एक मुलाकात का न्योता आया था जिसको किसान संगठनों ने ठुकरा दिया था। जब तक वो गिनती किसान संगठन ये इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, उसके बाद ही मीटिंग के लिए सहमति प्रकटाई जा सकती है। पर आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ कि आज की जो मीटिंग है करीब 11 बजे मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि केंद्र से बात करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो कौन कौन से मुद्दों पे करनी है, कौन से मुद्दे रहेंगे और कमेटी के अंदर कौन से मेंबर जाके केंद्र के साथ बातचीत करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज लंच के बाद पंजाब सरकार के साथ भी किसान संगठनों की मीटिंग हो सकती है। पंजाब सरकार ने भी पिछले दिनों में 3 मेंबरों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें पंजाब के 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आफ्टर लंच पंजाब सरकार से बातचीत हो सकती है, क्योंकि पंजाब सरकार को भी उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर 15 अक्टूबर से पहले विधानसभा के सेशन के लिए आप बुलाओ, नहीं तो हम आपके घरों का घेराव करेंगे। और 14 तारीख को पंजाब की कैबिनेट मीटिंग है, तो हो सकता है कि आज की मीटिंग में पंजाब सरकार से भी बातचीत हो जाए, पंजाब सरकार के साथ भी बातचीत करके ये डिसाइड कर लिया जाए कि विधानसभा का सेशन कब बुलाना है। दूसरी बात थी केंद्र की, तो किसान संगठन लगातार बोल रहे थे कि हमारी केंद्र सरकार के साथ बातचीत हम तभी कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री हमारे साथ मुलाकात करे, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे साथ मुलाकात करे। पर अक्सर जो उनको चिट्ठियां मिल रही हैं वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मिल रही हैं। उन्होंने बोला कि हम ऑफिसर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सरकार के साथ जो सरकार के मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि किसानों का कहना है कि जो हमारे पास पहले एक न्योता आया था जो 8 अक्टूबर को आया था, उसमें कहा गया था कि हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस बिल के क्या फायदे हैं।
तो किसानों ने बोला कि हमको पता है कि भाई हमारे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इसलिए हमने आपसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। पर अब जो चिट्ठी आई है उसमें बाकायदा तौर पे केंद्र ने जिक्र किया है कि हम किसान आंदोलन को लेकर संवेदनशील है, हम किसानों का फायदा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि किसान हमसे आके बातचीत करें, इसके लिए हम उत्सुक हैं। जो चिट्ठी में शब्दावली यूज की गई है, तो अब देखना होगा कि किसान संगठन की सहमति आज क्या बनती है। कुछ किसान संगठन बोल रहे हैं कि हमने जाके मीटिंग करनी है, हम चाहते हैं कि केंद्र के साथ बातचीत हो, क्योंकि लंबे समय से किसान जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, अलग अलग जगह पे धरना लगा हुआ है। तो आज देखना होगा कि बाकी के किसान संगठनों की क्या राय इस पे रहेगी। उसके बाद जैसे ही आपसी सहमति बनेगी तो उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा किसान संगठन कहते हैं कि बातचीत करी जाए, इसीलिए बातचीत होगी। जी रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बातचीत करनी है या नहीं, केंद्र के जो न्योता है उसे स्वीकार करना है या नहीं, इस पर तस्वीर आज साफ हो जाएगी। चंडीगढ़ में बैठक है, 30 किसान संगठन की ये बैठक है और इस बैठक में ही अहम फैसले लिए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अकाली दल का कैप्टन सरकार को अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में बुलाया जाए विधानसभा का सेशन में 217 एपीएमसी एक्ट का किया जाए रद्द। सेशन ना बुलाया तो सीएम आवास का घेराव करेंगे, ये कहना है शिरोमणि अकाली दल का। कोर कमेटी की मीटिंग में पार्टी ने ये रणनीति बनाई है। कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष तेज करने पर मंथन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कृषि कानूनों पर पंजाब में लगातार सियासत गरमाई हुई है और इस बीच अकाली दल का कैप्टन सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, 1 हफ्ते में अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया गया तो घेराव किया जाएगा, सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। सेशन में 2017 का एपीएमसी एक्ट जो है वो रद्द किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। और अगर सेशन नहीं बुलाया गया तो अकाली दल की तरफ से ये साफ चेतावनी दी गई है कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, कृषि कानूनों पर संघर्ष तेज कर देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। कई अहम मसलों पर यहाँ पर मंथन किया गया था और जो रणनीति बनाई गई है वो अहम तौर पर कृषि कानूनों को लेकर ही बनाई गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष तेज करने की बात कही गई है। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ डायरेक्ट खरीद दे, प्राइवेट मंडियां खोलन दे, ट्रेडिंग दे और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और अब अटल टनल रोहतांग से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। अब रात 9 बजे के बाद टनल में गाड़ियों में एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक टनल बंद रहेगी। इसके साथ ही दिन में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल टनल से 33 केवी की बिजली की लाइनों का काम चल रहा है। यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी टनल है और इसी महीने पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पूर्व सीएम हुड्डा की चुनौती पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। आपको हुड्डा का वो बयान भी सुनाते हैं जब उन्होंने विकास के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके जवाब में सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका यही है, कोई 6 साल में उन्होंने बड़ौदा में बहुत कुछ काम कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया है। तो मेरे को मंजूर है, 16 तारीख आखिरी नामांकन की तिथि है। मुख्यमंत्री जी आगे भर दें, मैं भी भर दूंगा, फैसला कर दें। जो लोग बड़ौदा का फैसला करेंगे मेरे को मंजूर होगा। क्या इसमें आप चुनाव में कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर मैदान में रहेंगे सर? बड़ौदा तो ये मौजूदा बीजेपी की सरकार की विफलता और हमारी उपलब्धियां, यही मुद्दे हैं। आज देखो ना कानून व्यवस्था क्या है। ऐसा है प्रदेश में जैसे सरकार है कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे।
ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। लोकतंत्र में स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है। और इधर बड़ौदा उपचुनाव पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही ये फैसला होगा। वहीं उन्होंने हुड्डा पर भी कई वार किए हैं। बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा, बीजेपी का ही सिंबल होगा। उनको तो अपने घर से बाहर कैंडिडेट ढूंढने की आदत ही नहीं है। सोनीपत लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, अब भी वो मैं लड़ लूँ। अरे भाई कोई और कार्यकर्ता भी देख ले, अपने परिवार से बाहर निकल। हम तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को लड़ाने के पक्ष में हैं, उसी को लड़ाएंगे। सारी पार्टियां मिलकर प्रचार करेंगी, दोनों पार्टियां, गठबंधन जाएगा, गठबंधन। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।